Assembly resolves to extend the Federal Government Properties Management Authority Ordinance 2021. अस्सलाम वालेकुम। आज मिनी बजट पेश कर दिया गया और मिनी बजट में 343 अरब रुपए के नए टैक्स मुतारिफ करवाए गए हैं। हुकूमत इसको कहती है कि हमने नए टैक्स नहीं लगाए, हमने टैक्स एग्जम्पशंस विड्रॉ किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ 150 के करीब ऐसी अशिया हैं जिसके ऊपर 17% की शरह से टैक्स आयद हो जाएगा। बहुत सी ऐसी अशिया होंगी जिन पर टैक्स नहीं होगा, बाज़ ऐसी थी जिनके ऊपर 5 या 12% की शरहों से टैक्स पहले मौजूद था, उसको अब 17% कर दिया जाएगा। इसके अलावा लंबी फहरिस्त है जिसमें पोल्ट्री, कैटल फीड, सोया, आयोडीन मिले नमक और इस तरह की बेशुमार अशियाएँ जो 10% से बढ़ाकर 10% कर दी जाएंगी। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा। 850 सीसी से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर 1 लाख रुपये और इससे ऊपर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर 2 लाख और फिर 2000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों के ऊपर 4 लाख रुपये टैक्स आयद हो जाएगा। और बेशुमार लंबी फहरिस्त है जिसमें IT इनेबल्ड सर्विसेज, लैपटॉप्स, महंगे मोबाइल फ़ोन जो $200 से ऊपर हैं उसके ऊपर भी, और इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन जितनी मौजूद सर्विसेज हैं, तकरीबन जितनी मौजूद, मतलब शामियाने वाला है तो उसके ऊपर भी लग जाएगा, कोई और सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर भी लग जाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है, कोई एक आध आइटम ही होगा जो बच गया होगा। परहैप्स आप रोटी ख़रीदने जाएंगे किसी रेस्टोरेंट के ऊपर तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। तंदूर से लेंगे तो उसके ऊपर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉपर कोई रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लंबे एक फहरिस्त है, कोई मोटे मोटे आइटम मैं पढ़ने लगूँ ना तो काम शाम में पड़ जाएगी। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि खुला आटा जो है और खुली गंदम खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको, या खुली सब्जियां खरीदेंगे तो टैक्स नहीं पड़ेगा। बाकी मोस्ट ऑफ़ द आइटम्स आपके किचन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करते हैं, जो पैकेज फूड इस्तेमाल करते हैं, सभी के ऊपर टैक्स आयद हो जाएगा। जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में शुरका हैं उनसे इसके ऊपर, और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही पोलिटिकली नापसंदीदा स्टेट बैंक ऑटोनॉमी लॉ है जिसमें स्टेट बैंक को बहुत एम्पावर कर दिया गया। वैसे स्टेट बैंक की या सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी दुनिया सारी में पसंदीदा होती है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से डिवैल्यूएशन हुई IMF की डिक्टेट्स के ऊपर और जिस तरीके से 13.25% पे इंटरेस्ट रेट को ले जाया गया और उस पर हॉट मनी बोरो की गई, डॉलर बोरो किए गए, 13.25% पे उस इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया गया। जब तक वो डॉलर पाकिस्तान से चले नहीं गए हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे नहीं लाए। वो कौन लोग थे जिनको ये मदद की गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ऐसे सिनारियों में जहाँ मुल्क के अंदर आपके ये कुछ हो जाए कि आपका बजट का बेड़ा गर्क हो गया, तो ऐसे सूरत हाल के अंदर क्या आप अलाउ करेंगे कि स्टेट बैंक को ऑल आउट ऑटोनॉमी दे दें कि वो आंसरेबल ही ना रहे किसी को? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड एक बनाया जाता पाकिस्तान में मौजूद था, बहुत से दुनिया के और मुल्कों में भी है। उसमें आप अपने सालाना ग्रोथ के अहदाफ और आपकी इन्फ्लेशन क्या होगी, महंगाई कितनी होगी, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं बोरिंग, बजट डेफिसिट वगैरह की फाइनेंस करने के लिए, उसकी चीज़ें बैठ के तय कर लेते हैं। उसके मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी आगे चलती है। वो कॉन्सेप्ट इस नए तरमीमी बिल के अंदर ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे शुरका हैं आज प्रोग्राम में इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में उसामा कादरी साहब हैं MNA MQM से, इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं हमारे साथ, और फ़ारूक हबीब साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं PMLN से हमारे साथ। सबको मैं खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। सबसे पहले अगर मैं इजाज़त हो तो खोखर साहब आपसे पूछ लूँ जी, आप इस बजट को देखते हुए आपका रद्द-ए-अमल क्या? मिनी बजट मैसिव बजट है, छोटा बजट नहीं, बहुत से इक़दाम हैं इसके अंदर। इसमें पहली चीज़ तो ये मलिक साहब के हुकूमत ने जो बजट पिछला पेश किया था वो तकरीबन फेल हो गया। अगर वो फेल ना होता, कामयाब बजट होता, तो हुकूमत को ये दोबारा टैक्स बिल के अंदर अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे शौकत तरीन साहब ने जो अपने बजट स्पीच के अंदर दिए और जो बजट में दिए, क्योंकि वो पूरे नहीं हो सके, IMF से एडिशनल डिमांड्स आई, तो फिर ये बजट दोबारा लाने की तैयारी हुई। अब इसमें तकरीबन 144 चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो एग्जेम्पशंस हैं वो विड्रॉ की जा रही हैं, और उन एग्जेम्पशंस के विड्रॉ होने के फ़र्क क्या पड़ेगा? सादा अल्फाज में बच्चों का जो दूध है वो जो इंपोर्ट किया जा रहा था, उसका जो रॉ मटेरियल था जो पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जा रहा था, उसके ऊपर भी 17% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। बच्चों का दूध तक महंगा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जरी मशीनरी है सारी, उसकी इंपोर्ट के ऊपर 17% GST लगा दी गई है। फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स का जो रॉ मटेरियल है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, उसके ऊपर 17% टैक्स लगाया गया है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में दवाइयाँ जो ऑलरेडी महंगी हैं वो एक दफ़ा फिर से महंगी होंगी। आपकी खाद, आपकी बीज और एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी 17% टैक्स लगा दिया गया है।
तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इतनी डिटेल मौजूद है कि किस किस चीज़ से, अगर रेस्टोरेंट्स पे, होटलों पे जो रोटी बिक्री है, बेकरी में जो रोटी बिक्री है, उसके ऊपर डबल रोटी बिक्री है, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया, सर्विसेज के ऊपर भी लग गया। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है 11.5% महंगाई पहले है, तो इसका मतलब ये है कि अगले 2-3 महीनों में ये दबाव मजीद बढ़ेगा। सिर्फ दबाव नहीं बढ़ेगा मेरे ख्याल से मलिक साहब, एक महंगाई की एक सुनामी आएगी। ये लफ्ज़ सुनामी इस्तेमाल किया करते थे अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए। ऑलरेडी मुल्क में महंगाई है, ऑलरेडी मुल्क में बेरोजगारी है, ऑलरेडी मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो इस रीजन में तमाम ममालिक से ज्यादा है, ये सारी की सारी बढ़ेगी। अच्छा, और ये वो खामा साहब से भी पूछें जो MQM के पास वजारत है IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज, शायद वो एरिया है जिसमें 6 माह में हम खुश हो रहे थे कि हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पैसा कमा रहा है हमारा ये सेक्टर, उसके ऊपर भी 5% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। तो आपका इत्तेहादी होने की हैसियत से बजट के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसमें ये देखिए कि ये जो अभी इन्होंने कल से हमारा जो है हुकूमती अराकीन के साथ जो है जो बातचीत चल रही थी, उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये चीज़ कही गई कि IT की जो इसमें है कि लैपटॉप के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो ना लगाया जाए, क्योंकि इससे जो है न सिर्फ IT का नुकसान होगा बल्कि इससे मुल्क का भी नुकसान है। आज जब ब्रीफिंग दी गई तो उसमें आपने ये बात की थी, लेकिन आज जो ब्रीफिंग देखिए, आज की जो ब्रीफिंग हुई पार्लिमानी पार्टी की, उसमें बदकिस्मती ये रही कि वो एक तो मुझे शायद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि उसमें जो इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ को सुनने का हौसला होना चाहिए। तो एक तो बड़ी ख़राबी ये है कि उनको सुनने के बजाय वो वहाँ पर जो है फ़रोई मामलात के ऊपर जो है बातचीत शुरू। आपको नहीं सुना गया उस मीटिंग में? जी बिल्कुल। जो आज फाइनेंस से मुताल्लिक जो फाइनेंस बिल आ रहा है इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी, और हम जो है इस पर तैयारी करके गए थे कि हम प्राइम मिनिस्टर ने आपको आज सुना या नहीं सुना? जी, प्राइम मिनिस्टर ने जो है जो हम मुस्तकिल टाइम मांगते रहे, लेकिन PTI के अपने जो अराकीन थे उन्होंने फ़रोई बातें शुरू कर दी, तो उस पर वो जो है वो मीटिंग ख़त्म हो गई। सबसे अहम तरीन चीज़ आज ये थी कि आज MQM के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर सुना जाना चाहिए था कि MQM जो है कराची शहर के उन लोगों की नुमाइंदगी करती है कि जो इस मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है, जिसमें कराची में मौजूद तमाम ताजिर जो आज इस वक्त परेशान हैं, अगर स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एक वो छोटा ताजिर जो एक छोटी दुकान पर काम कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपनी मिलें चला रहे हैं, वो आज परेशान। आप तो इत्तेहादी हैं, आपके बगैर तो बिल पास नहीं होना, फिर आप क्या करेंगे? मुखालफत करेंगे? हमने अपना मौक़िफ़ आज मुझे वादे तौर पर जो है हुकूमती जमात को देना था कि अगर यही रवैया रहा और इस पर जो है MQM को इस फाइनेंस बिल के ऊपर एतमाद में नहीं लिया गया या उसके मौक़िफ़ को इस पे इंक्लूड नहीं किया गया, तो फिर MQM जो है अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। ये जो मैं बोल रहा हूँ। क्या आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेगी? तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? खुश हैं आप अदरवाइज? जी बिल्कुल, हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कराची की ताजिर बिरादरी को बुलाकर सुना जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो MQM लेकर आई है इस वक्त, जो मामलात कराची के ताजिरों के चल रहे हैं, जो परेशान हैं इस मिनी बजट के आने से, तो कम से कम उसके इजाले के लिए जो है वो MQM के मौक़िफ़ को सुना जाए और फिर सुनने के बाद जो है उससे कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता निकाला जाए। ज़ुबैर साहब से भी पूछ लें। ज़ुबैर साहब, आपकी जमात तो बहुत तकरीरें करती थी, लेकिन आज हमें पता चला कि शहबाज साहब ने तो वहाँ कोई खपशप डालने आना था लेकिन आई नहीं है, क्या हुआ आज माजरा? शहबाज साहब को तो हमारी पार्टी टूथ एंड नेल अपोज कर रही है, मतलब इससे ज़्यादा और क्या अपोज करने का। मेरा मशवरा अमीनुल हक साहब को होगा, वोट ना देना, बड़ा सिंपल सा। ये क्या बात हुई कि जी वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर दफ़ा आप कह के ये निकल जाते हैं और पिस्ते कराची के अवाम है और पूरे पाकिस्तान के अवाम है। अभी अगर सिर्फ IT का मामला थोड़ा है, बाकी तमाम अशिया हैं जिसकी वजह से महंगाई होगी, पहले तबाही आई है। और मैं MQM को बिल्कुल ख़ास तौर पर वार्न करना चाहता हूँ, आप अंडरस्टैंड करें। अभी जो KP में PTI के साथ हुआ है और पिछले 9 महीने से जो PTI के साथ पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, बाई इलेक्शंस में, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में, खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, MQM अगर समझ रही है कि वो बच के निकल जाएंगे सिर्फ ये कह के कि जी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके बाद जाके वोट भी उनको ही देंगे, तो जो कि होना है ऐसा, अपनी बात करें तो फिर मेरा ख्याल है तहफ़्फ़ुज़ात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर प्लेइंग, एक सेकंड, यू आर प्लेइंग बोथ वेज। आप फ़ायदे भी उठा रहे हैं बैठ के हुकूमत के साथ
रहना भी चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि जी देखिए आपने सुना नहीं था, मैंने तकरीर की थी या टीवी पर आके कहा था कि तहफ़्फ़ुज़ात है तो यू शुड नॉट वोट बिकॉज दिस इज़ अ किलर। अगर पाकिस्तान के अवाम और कराची की मिडिल क्लास ख़ास तौर पर और लो मिडिल क्लास का ख्याल है जिससे ये तबाही ऐसी आएगी कि मेरा ख्याल है सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो अगर रोटी अंडों पर भी अगर वो खाना पीना भी नहीं कर सकेंगे तो बाकी लग्जरी तो बाकी सब छोड़ देना। तो अगर क्या इस वजह से आपने हुकूमत ज्वाइन की थी या इस वजह से ये पीटीआई है वो तहफ़्फ़ुज़ात कह के जान छुड़वा लेंगे, जिसमें काफ लीग भी शामिल है, जीडीए भी शामिल है और एमकेएम भी शामिल है, ये वोट करेंगे, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात कहेंगे और जान छुड़वा लेंगे। और आप जैसी अपोजिशन जमातें जो हैं वो सिर्फ प्रोटेस्ट करके असम्बली से बाहर चले जाएंगी, पास होगा फाइनेंस बिल, यही तासुर है। नहीं तो हम क्या करें? अच्छा आप बताएं कि गने निकालें, क्या करें? हम तो यही कर सकते हैं ना, तकरीरें कर सकते हैं, टूथ नेल पोस्ट कर सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते, कौम को बता सकते हैं, बार बार हर फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या करें? दूसरी बात ये नहीं, बड़ा लाजमी है, अभी 3.5 साल हो गए और ये कभी भी जाने वाले ये हुकूमत, अगर ये एमकेएम या इत्तेहादी जमातें ये समझ रही हैं कि जी ये अभी और रहेंगे पता नहीं कितने अरसे, अभी नहीं आएंगे, तो अमीन भाई एक टेलीफोन कॉल ज़रा ना उठाइए। उसामा साहब है, उसामा कादरी साहब है, पहले फारूक साहब से आप मौक़िफ़ ले लें। फारूक साहब आपने अपने इत्तेहादी के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन लिए और अपोजिशन का नुक्ता नज़र भी सुन लिया, अब आप बताएं कैसे जस्टिफाई करें? देखिए सबसे पहले तो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए बड़े अहम हैं, काबिल एहतराम हैं। अगर इनके किसी चीज़ के ऊपर ये समझना चाहते हैं, इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इसको आज पास नहीं करवा लिया गया और इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा, 14 दिन के लिए सेनेट में भी जाएगा, वहाँ पर जो चीज़ें होंगी इनकॉर्पोरेट हम उसको कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। 12 से पहले आपने पास करवाना है। नहीं वो छोड़ देना, आज इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन हम पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे। मैंने 14 डेज़ का आपको कह दिया कि जो हमारे लिए एक आइनी जो है उसके अंदर ज़रूरत है, वहाँ पर 14 दिन हम देंगे सेनेट को, उसके वाले से सेनेट उससे पहले भेज देती है तो बिस्मिल्लाह, वरना 14 दिन का टाइम इनको जो है वो पूरा मिल जाएगा। देखें बात क्या है, मामला ये है कि बड़ा आसान काम है, आप IMF की बात करें लेकिन थोड़ा सच भी बताएं ना लोगों को। पीपल्स पार्टी बताए कि हम 9 बार IMF के पास गए हैं, ये एजाज़ इन्हीं को हासिल है। IMF का सबसे बड़ा प्रोग्राम $9 अरब का वो पीपल्स पार्टी ने लिया था, पीटीआई ने नहीं लिया था, इमरान खान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त। 4 प्रोग्राम्स जो हैं वो IMF के PMLN भी ले चुकी है। उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं थे, और इनके सारे अरस्तू, सारे साइंसदान, बड़े बड़े मईशतदान ये उस वक्त इनकी मईशतों को चला रहे थे। अब मामला आया कि हम जब IMF के पास नहीं जा रहे थे तो हमें ताने देते थे। एहसन इकबाल ने कहा इनको पहले जाना चाहिए था, डे 1 पे जाना चाहिए था, दूध और शहद की नहरें बहाई होती, यानी $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट ना होता, एक्सपोर्ट्स इनकी डिक्लाइन पे ना होती, $7 अरब के रिजर्व ना होते, 15 दिन के आपके पास रिजर्व रह गए थे, तो फिर तो हमें IMF के पास ना जाना पड़ता। आप हमें IMF के दहाने पे दरवाजे के ऊपर छोड़ के आने वाली PMLN, इसहाक डार, नवाज शरीफ है। आपको ये नहीं लगता अब आ जाए आगे चलते 3 साल के अंदर अब आगे चलते आप जहां से शुरू हुए थे वहीं दोबारा नहीं वहीं नहीं पहुंचे। मैं जरा बताता हूँ, 5 माह में $7.1 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट आप कर चुके हैं। एक मिनट सुन लेना जरा, वो फिर लंबी बात हो जाती है ना, मोटी बात कर लेते हैं, उस पर भी डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। अब मामला ये है कि यहाँ मिनी बजट आ गया, PMLN, उज़बैर सब सुन ले, अभी तो मैंने आईना दिखाना शुरू किया, तेरा हौसला पैदा करे ना। PMLN ने, नदीम मलिक साहब, हर साल मिनी बजट दिया, 5 मिनी बजट दिए इन्होंने, और ये हमेशा तब देते थे जब ये टैक्स कलेक्शन के अहदाफ से पीछे होते थे। आज PTI जो है वो 40% आगे है, हमारा टारगेट जो है वो 2000 अरब रुपया था ना, ये पहले 4 माह का सुन लेना, 4 माह का पहले टैक्स ज्यादा है तो फिर सर एक मिनट सुन लेना, 4 माह का 2000 था, हम 2350 अरब रुपए के ऊपर खड़े हैं, हमें तो कोई इशू नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं जुबैर साहब को, 5 साल में इन्होंने 1800 अरब रुपया टैक्स में इजाफा किया था ना, उसमें इनकी शामिल थी, एमएनसीज भी शामिल थी, एडवांस टैक्सेशन भी शामिल थे। हम 3 साल में 2200 अरब रुपया इजाफा करने जा रहे हैं। इन्होंने सेल टैक्स 16% से 17% कर दिया था, हमने तो सेल टैक्स की शरह नहीं बढ़ाई। अब आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जवाब देने दीजिएगा। कहा गया जी कि इतने टैक्सेस लगे, जवाब दीजिएगा। नहीं इधर एक मोटी बात पे आ जाते हैं। अब बात हुई फार्मा सेक्टर की, नहीं मोटी बात मुझे भी करने दीजिएगा ना, इतनी डिटेल में जा रहे हैं तो एक मिनट सुन ले, एक मिनट सुन लेना जुबैर साहब, जरा सुन लेना। आप एंकर नहीं, आप मेहमान हैं, मेहमान के तौर पर मुझे बात करने का मौका दें। फार्मा सेक्टर के ऊपर 160 अरब के जो आपके टैक्सेस हैं ये रिफंडेबल हैं, एडजस्टेबल है। पाकिस्तान में पहली बार आपका रिफंड जो है वो एडजस्टेबल भी है। जीएसटी ऐसे ही होता है सर, नहीं पहली बार नहीं, जीएसटी का नहीं एडजस्टेबल नहीं था पहले, जहां आप इनपुट पे देते हैं फाइनल प्रोडक्ट पे एडजस्ट हो जाता है, वहां पे आपका एडजस्ट। आप मुझे आप ये बताएं
कि आसाग नार ने एक साल में मैक्सिमम 50 अरब रुपए रिफंड दिया था, हमने 250 अरब रुपए रिफंड अदा किया। ये रिकॉर्ड भी हमने ही कायम किया है। हम जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम लेकर आए हैं, 7 दिन के अंदर ये वापस करेंगे। जो टैक्स लग रहा है वो आपका है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर 70 अरब का, उसमें से 2 अरब रुपए है वो चीज़ें हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल बाकी तो नहीं सर। इन्होंने एक मिनट ना मैंने दवाई खानी है, एक मिनट ना किसी शाम में आने वाले के पास जाना, ना किसी होटल सुन लेना। अब मुझे ये नहीं बस करेंगे कि जुबैर साहब जर्मनी के अंडे खाते हैं या फ्रांस के अंडे खाते हैं। लोकल मीट के ऊपर, लोकल चिकन के ऊपर, लोकल एग्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लोकल गंदम के ऊपर, लोकल आटे के ऊपर किसी पहले आप जवाब देंगे या पहले जुबैर साहब? हाँ, अगर पहले आप अगर वो शख्स जिसकी आमदन ज्यादा है, जो गरीब आदमी नहीं है, और वो लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स है, तो वो लगाना चाहिए। खोकर साहब। मलिक साहब, बुनियादी तौर पर जितनी मेरे भाई ने गुफ्तगू की, इसका सबसे आसान हाल तो ये कि कैमरा लेके हम लोग चले जाए अवाम के अंदर, उनसे पूछ लें कि पिछले 3.5 साल आपके कैसे गुजरे, और इसी जगह उनके वो बातें नोट कर लें, मेरे भाई की भी नोट कर लें, लोग और 2 हफ्ते बाद फिर चले जाएं और वहां पर अभी लोग मारेंगे। आप स्ट्रीट के ऊपर देख लें कि लोगों के महंगाई कितनी बढ़ जाती है। मोहतरम जुबैर उमर साहब ने कहा कि और हम क्या करें। मेरे ख्याल में अपोजिशन को जरा मजीद जारहाना होना चाहिए था, बजाय हम ठीक है कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर हम नहीं इस्तेमाल करते सर, हम इस्तेमाल कर भी लेंगे, लेकिन आई थिंक पर्सनली थिंक दैट्स नॉट इनफ। हमें जिस दिन ये बिल पास होना है ना, उस दिन तमाम सियासी जमातें अपोजिशन की कॉल दें, अपने वर्कर्स जमा करें पार्लियामेंट के सामने, हजारों कारकुन वहां पे जमा हो, और इनको एक पैगाम जाए, पूरे पाकिस्तान में एक वाज़ेह पैगाम जाए कि हम बिलों की कॉपियों को आग लगाएं वहां पर। जिस तरह इमरान खान साहब बिजली के बिलों को आग लगाते थे, हम इस मिनी बजट को वहां पर आग लगाएं, लोगों को बताएं कि हम वाकई सीरियस है। इस मुल्क में जो 400 अरब रुपए के जो टैक्सेस अभी लगा रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑटोनॉमी दे रहे हैं, इसका हमारे ऊपर क्या ये खौफनाक इसका हमारे ऊपर असर आएगा। सर हालात ये हैं, बजट के अंदर कहते थे गाड़ियों की ऊपर ड्यूटी कम करें, गाड़ियां और खरीदो। 5 माह में $20.5 अरब का ट्रेड डेफिसिट कर लिया गलत पॉलिसी के सबब। अब उन्हीं गाड़ियों के ऊपर दोबारा 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख टैक्स लगा रहे हैं। इट्स अ बैड। मलिक साहब, 144 चीजें मैं इनकी अपनी काबीना के एक वजीर हैं जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके भाई ने मुझे कहा कि यार कि हम दवाइयां महंगी करनी पड़ेंगी हमें। अब मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन इनके वजीर के भाई जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने मुझे दवाइयों के रेट ड्राफ्ट तय करता है। अब रॉ मटेरियल जब है, रॉ मटेरियल सारा हमारा आता है इंडिया से और चाइना से, उस रॉ मटेरियल के ऊपर आप 17% टैक्स लगाएंगे तो वो कस्टमर को हम आपकी तसल्ली भी करवाएंगे और पब्लिक के लिए भी बताएंगे। देखें ये रिफंडेबल है। और एक मोटी चीज ले लें, इसमें एक और अच्छा काम क्या हुआ है, जो रॉ मटेरियल आता था उस पे सेल टैक्स नहीं था, लेकिन जो पैकेजेस थी, जो नदीम मलिक आप एक हुकूमत के से इतना डरते हैं, वो 45 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन। एक मिनट सुन लें, अब वो भी खत्म हो गई है, वो भी खत्म हो गई है, वो भी रिफंडेबल है, बल्कि कीमतें नीचे आएंगी, नहीं इंश्योर करेंगे उसको नीचे आएंगी सर। जीएसटी एंड यूजर से चार्ज होता है, वो होगा। ये तो सिर्फ 70 अरब है। जुबैर साहब वो ले गया ही नहीं। ये तो जुबैर साहब वो बता रहे हैं कि हम तो सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं, खराबी आप लोग करके गए हुए हैं। आपकी खराबियां जो है उसको उन्होंने काफी गिनवाई है, मैं दोहराता नहीं। आप क्या जवाब? मैं अभी वो एक जो अलग से जोक सुनाना चाहता था कि खराबी कौन करके गया है। पहली बात तो ये कि मैं इनके वजीर खजाना को क्यों बिलीव करूं। जून की तकरीर सुना दें उनकी, उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक कार्स की हम प्राइस कम ड्यूटी कम कर रहे हैं, 5 महीने के बाद वापस कर दी। मुझे एक चीज बताए कि एक इंडस्ट्री को कोई समझ आएगी कि इनकी हुकूमत की पॉलिसी है क्या। कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं। कोई बिजनेस नहीं कर सकता, सब बिजनेस ठप हो जाएगा, कारों का बिजनेस ठप हो जाएगा, बिकॉज इनको समझ 3 महीने के बाद फिर आ जाएंगे, फिर 3 महीने के बाद कुछ और करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात यह है, 3.5 साल के बाद वो आपने केपी में देख लिया ना, इलेक्शन में जो आप इनके साथ हुआ है, वही धुनाई इनके साथ पूरे पाकिस्तान में हो रही है। साउथ पंजाब में भी हुई है, सेंट्रल पंजाब में भी हुई है, कराची में भी हुई थी जहां इनका 5वें नंबर पर आया था 6 में से, कैंटोनमेंट में भी हुई थी, पिंडी कैंटोनमेंट में, लाहौर कैंटोनमेंट में। पहले तो ये बताएं 350 अरब का इकोनॉमी पर इकोनॉमी पर लगेगा, एक आम बंदे का क्या बनेगा? ये तो कहते हैं सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के ऊपर 2 लाख माचिस की डब्बी भी नहीं छोड़ी, हर चीज के ऊपर। ये बताएं जुबैर साहब, पाकिस्तानियों का क्या बनेगा जब ये महंगाई का इसके ऊपर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता?
महंगाई मेरा ख्याल है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है उसमें हुकूमतों का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो होता है महंगाई को कंट्रोल करना होता है। और मैं उस पर नहीं जा रहा CPI में, मैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जा रहा हूँ जो 18 से 20% चल रहा था ऑलरेडी। सो एक तो लोगों की इनकम्स उतनी रहेंगी, बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उनके बजट बिल्कुल आउट हो जाएंगे। दूसरी बात है इन्होंने कहा कि हमने टैक्स कलेक्शन में 1800 बिलियन का इजाफा किया था 5 साल में। 1800 बिलियन का नहीं, हमने डबल किया था। बेस जब कम होती है ना तो उसी हिसाब से जाते, हमने डबल किया था। इनके 3 साल जो पूरे हुए हैं ना, पूरे हुए हैं 3 साल 2018 से लेकर 2021 जून तक 9% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, जिसमें 9% में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है आप उसको इन्फ्लेशन से और डिवैल्यूएशन अगर आप दोनों इंक्लूड कर लें जो कि फार मोर देन व्हाट द इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन इज। और दूसरी बात है इनको समझ आ गई है कि थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन जो बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, वो डिजास्टर्स है। वहीं से जहां से आप शुरू हुए थे, जो हमें गालियां देते थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हो गया, ट्रेड डेफिसिट, अब समझ आ गई ना। 5 महीने इकोनॉमी चली है, वापस आना शुरू हो गए कि जी किसी ना किसी तरह से इंपोर्ट्स को कम किया जाए। तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवाम के लिए जो प्रॉब्लम है। और मैं मुस्तफा खोखर की बात से एग्री करता हूँ। मैं तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज कर रहा था कि जी हमें इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल हमें वो सब कुछ करना चाहिए। इनकी हुकूमत को गिराने का वक्त आ गया है। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, बिकॉज इनके पास किसी चीज का कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं। कोई अच्छी खबर नहीं कभी दे दिया करे लाके, सिर्फ जस्टिफाई ये करती है इसलिए महंगा करती है। ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापसी पे इस पे भी बात करते हैं। गिराने की ख्वाहिश तो मौजूद है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, लेकिन गिराई इन दोनों से अभी तक जा नहीं रही। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी PDM भी बनाया लेकिन गिरा नहीं सके हुकूमत को, और अभी भी मेरा नहीं ख्याल है कि ये इस काबिल अपने बलबूते पे होंगे कि इनको गिराने की पोजीशन में होंगे। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं MQM, काफ लीग और GDA, उनका बड़ा अहम रोल है इस तमाम मामले के अंदर। और ये MQM क्या फ़ैसला करती है, GDA क्या फ़ैसला करती है, या काफ लीग क्या फ़ैसला करती है, ये हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट से जो रिलेशन है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार होता है इन जमातों की सियासत का भी। तो उसामा कादी साहब, आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे, ये असम्बली से प्रोटेस्ट करके निकल जाएंगे, पाकिस्तान इसी तरह पे आके चलेगा, यही मेरा ख्याल है आम तासुर है। मेरा ख्याल मैं पहले ज़ुबैर साहब की बात का जवाब जो है बिल्कुल मुअद्दिबाना अंदाज में दे दूं कि हमारी कराची में 35 साल में अपनी एक हैसियत और एक वक़ार रहा है, और हमने हमेशा पब्लिक को सामने रख कर पॉलिटिक्स की है। आज अगर हम PTI के साथ हैं तो यकीनन उसमें जो है हमने कराची के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात और उनके हुकूक़ के लिए हमने जो है इनके साथ ये किया, और किसी भी तौर ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसमें कि हम उस चीज़ से डिनाई कर सकें कि हम जो है किसी पर सौदेबाजी करेंगे। नंबर 1, अभी भी हमारे जो है इस मिनी बजट जो आया इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मैं आपके सामने रख दूं कि 32% आज जो है मुशीर ख़ज़ाना साहब ने बताया, वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि उन्होंने जो है वो टैक्सेस मज़ीद जो है रेवेन्यू उससे जो है जनरेट होगा। होना तो ये चाहिए था कि वो आवाम में आकर ये बताएं कि वो जो है 32% जो रेवेन्यू बढ़ेगा टैक्सेस का, वो क्या उन्हीं लोगों के ऊपर ये लागू किया जा रहा है कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, या ये जो 32% की बात की गई है तो ये 32% वो है कि जो आप नए टैक्सेस नए लोगों पर, नए इदारों पर या नई चीज़ों पर लगा। कादी साहब, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सबको लगते हैं ना। GST है, उसमें ये थोड़ा पूछना है कि आपने इनकम टैक्स अदा किया था या नहीं किया था। वो आप चीज़ खरीदेंगे उसके ऊपर GST 17% जो है, जो आप फ़ोन खरीदेंगे ये वाला, तो इसके ऊपर आप टैक्स देके फ़ोन खरीदेंगे। जी बिल्कुल। अभी आप इनकम टैक्स पेयर हैं या नहीं है ये मैटर नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं 32% की जो बात कर रहा हूँ, तो अब हम MQM का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि आप अगर ज़राअत पर नहीं लगा सकते टैक्स, तो आप पाकिस्तान ज़रई मुल्क है तो उसमें ज़रई आमदनी के ऊपर तो टैक्स साहब तो आपको कुछ और कह रहे हैं, वो तो कहते हैं बाहर निकलें साथ छोड़ें, ये कह रहे हैं आपको। देखिए, बाहर मेरे अगर निकलने से अगर मुल्क की मईशत बेहतर होती है तो कल का होते आज हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये कोई इसका हल नहीं है। मेरे जो कराची शहर के 3.5 करोड़ लोग जो है आज जो है MQM की तरफ देख रहे हैं। पूरी ताजिर बिरादरी कराची की और सिंध की MQM के ऊपर नज़रें लगाए बैठी है और राबते कर रही है। तो हम अगर इस वक्त हमें कोई फैसला भी करना पड़ा उन तिजारती हलकों के हक में,
तो MQM फैसला करने से गुरेज नहीं करेगी। ये मैं आपको बिल्कुल आप हुकूमत के साथ रहेंगे, ये बात है। अभी मेरा नहीं ख्याल है आपको छोड़ना चाहिए। अब आप जो है, अब आप नहीं, मैं नेक मशवरा दे रहा हूँ, मैं नेक मशवरा दे रहा हूँ। खोखर साहब इस बात की तायद करेंगे। खोखर साहब की अपनी सियासत जो है वो अभी नून लीग से लड़ाइयों वाइयों में जारी है, तो आपको ऐसे ही खराब करेंगे, इनको आपस में तय करने दें। मैं जरा क्विकली नदीम भाई, जो फरूख भाई बात कर रहे थे कुछ देर पहले, और उन्होंने जुबैर उमर साहब को कहा कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं वो उसमें उनको वो पोल्ट्री और एग्स का इन्होंने जिक्र किया। अच्छा, अब सुनिए कि जो पाकिस्तान के अंदर जो भी अपना प्रोडक्ट, सॉसेजेस, अंडे, प्रोसेस फूड है सर सुन ले, जी हाँ, पैकेज फूड जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी ब्रांड नेम से कोई भी रिटेलर अगर बेच रहा है उसके ऊपर 17% टैक्स है। दही, मक्खन, मलाई, देसी घी, दूध, इनके ऊपर अगर वो ब्रांड नेम से सेल हो रहा है 17% टैक्स है। मतलब खुला अगर लेंगे तो नहीं है, अगर आप डब्बों में बंद या अगर कोई कंपनी का आप ले रहे हैं, कंपनी आप नेस्ले का ले रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स होगा। अगर आप प्रीमा का ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स होगा। जो भी ब्रांड नेम के तहत है उस सारी ब्रांड्स के नाम लेके मशहूरी ना करें, समा का नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पैसे लेते हैं, प्रोग्राम के पैसे ले लेंगे। कि आप जो बात कर रहे थे वो बात ठीक नहीं थी कि सिर्फ इंपोर्टेड चीजों पे नहीं है, जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है, बच्चों का जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी टैक्स है। माचिस की डब्बी के ऊपर भी 17% टैक्स है। जो प्लांट एंड मशीनरी है, कैपिटल मशीनरी है, उसके ऊपर भी टैक्स है। Seeds, fruits and spores of kind used for sowing are proposed to be taxed for ₹4 billion। तो मेरा भाई साबित ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इंपैक्ट कोई नहीं आएगा। ये 400 अरब रुपए फिर आप लगा रहे हैं जो टैक्स, उसका इंपैक्ट कैसे नहीं आएगा? पहले तो बात ये ना 400 नहीं है ना, 343 है जिसका दिया गया। फिर मैंने आपको कहा कि ये तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिफंडेबल हैं, सिर्फ 71 अरब रुपए का जो है वो टैक्स है। उसके अलावा जो हमने इसके अंदर 33 अरब रुपए की सब्सिडीज़ भी रखी हैं। हम इन सेक्टर्स को जहां इम्पैक्ट आएगा उसको डायरेक्टली सब्सिडाइज भी कर सकते हैं। इस हवाले से ये हमने IMF के साथ जो हमारी निगोसिएशंस हुई हैं उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन जो है वो डेवलप किया है। मसला इनका क्या है? मसला ये है कि जो ये एक पिक्चर पेश करते हैं कि जनाब आपकी जो है वो इकॉनमी तबाह हो गई। मुझे आप ये बताएं कि PMLN के दौर के अंदर एक्सपोर्ट्स हमारी डिक्लाइन में थी। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स नदीम मलिक साहब 2013 में 24 अरब डॉलर थी, 2018 में 39 अरब डॉलर पे चले गई। नून लीग को जब मिली थी उस वक्त 24 अरब डॉलर के ऊपर थी, पीपल्स पार्टी छोड़ के गई। ये बढ़ाने की बजाय नीचे लेके गए। आज पाकिस्तान में पहली बार जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। वो ऐसे नहीं हो रहा। हमने उनको जो है वो बिजली के अंदर, गैस के अंदर सब्सिडाइज किया, हमने उनके रिफंड्स जो है वो टाइम के ऊपर वापस किए। इसके अलावा आप आ जाएं कोविड, सुन ले कोविड-19, एक मिनट बिजली गैस, एक मिनट, जो कोविड-19 को जो है वो हमने जो मैनेज किया है, मुझे आप ये बताएं, इकोनॉमिस्ट का नॉर्मलिटी इंडेक्स आप उठा के देख लें, टॉप के ऊपर पाकिस्तान। 2 अरब डॉलर की हम वैक्सीन मंगवा के फ्री पाकिस्तान की आवाम को जो लगा चुके हैं। इसके अलावा सेहत कार्ड, एक मिनट जो आज मलिक साहब, एक मिनट कैबिनेट इजलास के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था, दिखाएगा जी वो। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। जुबैर साहब, कैसे इसको वजाहत आप करेंगे? नवाज शरीफ के मुतल्लिक वैसे बात तो उन्होंने सही की है, जब जद्दा चले गए थे हम शरफ से डील करके, तो ऐसे ही खबरें आती थी जैसी आजकल आ रही। जद्दा से भी लंदन चले गए। एक तो इनको डराने के लिए काफ़ी था ना, मतलब थोड़ा सा झटका दिया था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, और घबराहट आपने देखी है कि रोज़ प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये इनके फ़ारूक हबीब साहब के जो नंबर्स थोड़ा सा सही कर दूँ। एक्सपोर्ट इन्होंने कहा 3 साल, 2021 के एंड में 3 साल हो चुके थे ना, इनको 1% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई थी। 24.8 बिलियन पर हम छोड़ के गए थे, 25 बिलियन का ना भाई, 1% इन स्पाइट ऑफ, सुन ले फरूक हबीब साहब, जुबैर साहब और फरूक हबीब साहब, मैं जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स है उसको दे रहा हूं। सर जो अच्छी चीज हो खुश हो जाया करें जुबैर भाई, तकरीबन पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। फरूक भाई सुन लेना पहले। जुबैर साहब, आपके दौर में बरामदात नहीं बढ़ी थी, आपके दौर में टैक्स रेवेन्यूज डबल हुए थे, वो बात सही है। 1900 से आप 3800 पे चले गए थे, बरामदात आपकी नाकामी थी, आप 24 पे छोड़ के गए थे, पहले 21-22 पे आ गए थे, फिर 24 पे आपने छोड़ा था। लेकिन सवाल तो मेरा था, वो जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि शहबाज शरीफ की तकरीर तो जॉब एप्लीकेशन होती है, नवाज शरीफ तो रोज आने की खबरें देते आते नहीं है।
मैं पहले एक्सपोर्ट का क्लैरिफाई करूंगा। लास्ट ईयर जो PMLN का था उसमें एक्सपोर्ट 13% बढ़ी थी, जब ये आए 13% बढ़ी थी लास्ट ईयर पे, तो ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका था आफ्टर टेकिंग ऑल ऑफ दोज एक्शंस। ये जब आए तो 3 साल में इन्होंने 40% पहले 2 साल गिर गई थी, आप लेकिन ऊपर जा रही हैं। अल्लाह करे कि जाती ने पाकिस्तान का फायदा। आप मेरे सवाल पे अगर आ जाएं कि नवाज शरीफ के आने की खबरें आना है या उन्होंने निकालना है, क्या होना है वहां पे? हम वो सब काम करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से जिससे ये डर के खौफ से बैठे रहें, और हम वो सब काम करेंगे। अगर आने में इनको ज़्यादा डर लगता है तो वो आएंगे, अगर ना आने में, सिर्फ बताने में, ये खबर देने में कि ये वो आने वाले हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है मेरा। पहली चीज़ ये है कि मरीम नवाज का एक केस चल रहा है, इंशाल्लाह ताला उनको अपील में जैसे ही वो मिलेगी, रिलीफ मिलेगी, और जो मिलेगी, क्योंकि इनको जो ताने बाने जहाँ से इनको मिलते थे ना फ़ारूक हबीब साहब को, जिससे ये सजाएँ वजाएँ दिलवाते थे, वो अब इनके पास वो अवेलेबल नहीं है। तो कोई मरीम नवाज के ख़िलाफ़ कोई केस है ही नहीं, कोई केस नहीं है लिटरली। तो उनको जैसे ही रिलीफ मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट एक्शन होगा। अच्छा, पहले आप देखेंगे कि मरियम को उस केस में अदालत से रिलीफ मिलता है तो फिर नवाज शरीफ को बुलवाएंगे। ये आपकी हिकमत अमली तो फिर वाज़ेह होगी। मतलब आप इंतजार करेंगे कि कोर्ट केस जो है मरियम के हक में निकलता है तो ठीक है, एक मेजर इंडिकेटर होगा। ये तो फिर बड़ी खबर है कि आप अदालती फैसले के इंतजार में बैठे। मतलब क्या अब कभी कहते हैं अदालती फैसलों को माना करें, अभी मैं कह रहा हूं कि अदालती फैसले नहीं मानना आपको चाहिए। नदीम मलिक साहब, आप ये रिकॉर्ड करके रख लें, आप ये रिकॉर्ड करके रख लें कि जब मरियम नवाज का फैसला होगा, बहुत बड़ी खबर लगी है सर, मरियम नवाज को रिलीफ मिला तो फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है? नहीं, जो अदालत बुला रही है नवाज शरीफ साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें कहा कि आप आए, आकर पेश हो, अपने केस में आके पेश नहीं हुए, जो उनको अब्सकॉन्डर कह रहे हैं, उस अदालत का तो एहतराम नहीं कर रही है, उसका भी कर लें। खोकर साहब, ये जो आमतौर पर अपोजिशन की सियासत है उसमें हुकूमत को टफ टाइम देना काफी ज्यादा, आप जैसी तगड़ी अगर अपोजिशन हो तो उसके हाथ में। वही दोहराऊंगा, खोकर साहब से एक बात पे इत्तेफाक करना, देखें मैं वही दोहराऊंगा, जो अपोजिशन जो है वो खुद लड़ रही है, जो खुद जो है वो लड़खड़ा रही है, जो खुद गिरी हुई है, वो अपोजिशन हुकूमत को क्या गिराएगी? ये खुद ही बताएंगे। जरा इस पे इत्तेफाक है इनका मेरे साथ। इतना मुश्किल सूरत हाल हो जैसे इन्होंने बजट पेश किया, कॉटन के ऊपर टैक्स, कॉटन सीड के ऊपर टैक्स, ये कोई चीज छोड़ी नहीं है, बता रहे हैं ना, वो सारी चीजें अपने हाथ से खराब करके जाएंगे। इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो हो नहीं सकती। राइप सिचुएशन मलिक साहब, ये ऐसी राइप सिचुएशन है कि जिसमें मीडिया अंडर अटैक है, मीडिया आपका नेचुरल अलाय है, जुडिशरी अंडर अटैक है, इसमें अवाम अंडर अटैक है, उल्टी छुरी उनकी गर्दन के ऊपर फेरी जा रही है, और हम आपस के इख्तलाफात में पड़े हुए, हम किसी एक कॉमन एजेंडा पे एग्री नहीं कर पा रहे। ये अपोजिशन की कमजोरी है, और मैं तो ये समझता हूं, मेरा जाती ख्याल है कि अवाम जितने हुकूमत से नाखुश है उसमें वो अपोजिशन के किरदार को भी नहीं सराह रहे, कि वो चाहते हैं कि हम एक जारहाना सियासत करें, हम बाहर निकलें सड़कों पर, इस हुकूमत को टफ टाइम दें, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे। हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठना तक हमें गवारा नहीं है। तो जब तक हम ये सूरत हाल को बेहतर नहीं बनाएंगे, ये इसी तरह के काम करते जाएंगे, इकोनॉमिक सोवरेनिटी सरेंडर करते जाएंगे, IMF के कहने पर लोगों के ऊपर टैक्सेस का अनबार लगाते जाएंगे, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमने इन्हें खुली छुट्टी दी हुई है, हमने इन्हें ढील दी हुई है, और वही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी जो 16 लोगों के साथ उन्होंने जिस तरीके से ऑपोजिशन की हुकूमत को वक्ता डाल के रखा हुआ था। तो हमारी अपनी कमजोरी है, हमें तस्लीम करना चाहिए। और फ्रैंकली मैं इस वक्त जो लोगों के जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज में ये चीज मैटर ही नहीं कर रही कि कब वापस आ रहे हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, अल्लाह करें आए, मेरे लिए बहुत एहतराम है, लेकिन अवाम चाहती है कि उनके लिए कोई बात की जाए, उनके लिए बाहर निकला जाए, उनके लिए इस हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। हम ये आपस में कब तक, ये 7-8 साल हो गए ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी केसेस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये अवाम भी बेजार आ चुकी है इस गुफ्तगू से। बिल्कुल अमली तौर पर आप लोगों को अपना किरदार कौमी असम्बली के फ्लोर पे अदा करना चाहिए, और वहीं से सारे रास्ते निकल। और जरदारी साहब के कहने के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, उन्होंने PDM जो है धड़न तख्ता करवा लिया, लेकिन वापस नहीं आए। उस वक्त बात मान लेनी चाहिए। PDM किसने तोड़ी थी? किसने तोड़ी आप बताएं। मरियम ने, और किसने तोड़ी? मरियम ने तोड़ी। और ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जरदारी साहब की मसरूफ प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि आप टैक्स बता रहे हैं, ये मोटे मोटे आइटम आपने गिनवाए नहीं है। मोबाइल फ़ोन पर 17%, सोने चांदी पर 17%, ऑयल सीड की दरामद पर 17%, माइनिंग के लिए मशीनरी इंपोर्ट पर 17%, परचून फरोशों पर 17%, साशे में जो चीज़ें फ़रोख्त होती हैं 17%,
सरकारी गैर मुल्की तहफ़ के ऊपर 17%, ये खैर आम बंदे का मसला नहीं है। कुदरती आफात के लिए मौसूल माल के ऊपर या शायद उसके लिए जो अशिया दरामद करनी है उसके ऊपर भी 17%, दरामदी जानवर मुर्गियों पर 17%, बीजों पर, आलात पर, केमिकल पर 17%। सर जी कितने ब्रेक लाओगे? देखिए मज़ारी बात, अब दरामदी जो जानवर हैं या बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर टैक्स लगा है और सेल्स टैक्स लगाया गया है तो उसके ऊपर तो मैंने लंबी फहरिस्त है। कौन सा बंदा बचेगा पाकिस्तान में जिस पे ये नहीं लगेगा? असल चीज़ फिर ये है, फिर आप देखें उसका वॉल्यूम देखें ना, उसका वॉल्यूम क्या है उस सेक्टर का। आप पहले भी तो जो है वो आप 3 ट्रिलियन जो है वो सेल्स टैक्स की मद में इकट्ठा करते हैं। मार नहीं उसमें लोग पूछेंगे नहीं गली मोहल्ले में कि फारूक साहब क्या किया आपने हमारे साथ। एक मिनट मलिक साहब, ये तमाम तर जितनी चीज़ें जितनी मर्जी बहस करें, सेहत कार्ड ये हुकूमत लेकर आ रही है, 10 लाख रुपए इमरान खान ने जेब में डाल दिया इलाज के लिए आम आदमी के लिए। बताएं किस हुक्मरान ने ये काम किया? किसी ने नहीं किया। एक मिनट जरा आप सुन लेना, मैं सुन ले जरा, मुझे लोगों को फैसला करने दें। इसके अलावा मुझे आप बताएं, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार घर बनाने के लिए लोग किरायों पर धक्के खाते थे। 100 अरब रुपए से जायद के लोन लोगों के घरों के लिए मंजूर हो चुके हैं। पहले किसी को तौफीक हुई, किसी ने नहीं किया। ब्लैक मनी लगाने की एक मिनट चले वो तो खत्म होगी ना बात, अब एग्जाम्पशन खत्म होगी। इसके अलावा 120 अरब रुपए का जो एहसास राशन प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, 50 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स हम लोगों को पढ़ाई के लिए दे चुके हैं। जुबैर सर, एंटरप्रेन्योर्स कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो है वो जुबैर सर, ये क्या अभी कामयाब पाकिस्तान के जरिए हमने लोगों को लोन्स देने शुरू कर दिए, अपने पांव पे खड़ा कर रहे हैं। इक्तिसादी मुश्किलात से निकल जाएगा, लोगों की जिंदगियों में कोई आसानी आएगी। एंकर नहीं है ना, एंकर को बोलने दे। देखें मैं आपको दो चीजें एंकर ही बोल रहे हैं। एक तो ये जो 300 मलिक साहब की आवाज भी मेरी लग रही है जुबैर भाई। अच्छा, जो 343 बिलियन का जो इन्होंने एस्टिमेट किया ना, ये भी गलत है। ये मैं आपको आज लिख के दे दूं, क्योंकि जो हमने जो रफ कैलकुलेशन की है इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट होएगा वो फार मोर देन 343 बिलियन होगा, क्योंकि शौकत तरीन साहब बिल्कुल ऐसे हौच पौच करके नंबर्स पेश करते हैं। दूसरी चीज़ ये, कोई एक चीज़ ऐसी बची है जिस पर ये लगा सकते थे और ना लगाया? कोई एक चीज़ बता देना। या तो ये है कि जी हमने देखे उसको छोड़ दिया, किसी एक क्लास को छोड़ दिया। अगर आप महंगाई इसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब कि महंगाई नहीं बढ़ेगी इसके बाद, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर नहीं होगा। एक लाइन कह सकते हैं, टाइम नहीं आती है। बस अवाम के सामने हाथ बांधे और उनसे माफी मांगे, और अवाम भी अब मेरे ख्याल से इतने उकताए में खूनख्वाह में उन्होंने जो वहां पर नताइज निकले वो इनके लिए कादरी साहब, आपकी नेक तमन्नाएं हुकूमत के साथ हैं? सर बिल्कुल, हमारी नेक तमन्नाएं हुकूमत के साथ तो ही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो है सही रुख पर अपना लाएअमल तय कर ले, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह करम करेगा कि सारी कौम की दुआएं यही, अल्लाह पाक अपना रहम फरमाए, इस कौम के हालात बेहतर हों। असामा कादरी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, फ़ारूक हबीब साहब और ज़ुबैर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह।